नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मिलन अभी आधा अधूरा है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। समर, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरे लिए ये मीटिंग कितनी जरूरी है। कभी खुद से फुर्सत मिले तुम्हें तब तो समझोगी मेरी जिंदगी की। रचना, मेरी बात तो सुनो। समर, समर तुम मेरी बात सुनो। हर वक्त तो वो नहीं होगा जो तुम चाहोगी। रचना, आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। रचना, तुम्हारे सपने और उन सपनों का क्या समर, जो हमारे थे वो कुछ मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए। समर, बस करो रचना, बहुत हो गया। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। रचना, समर सुनो तो। समर, और हाँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। समर ने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। रचना खामोश खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक समर की गाड़ी गली में मुड़ करके चली नहीं गई। समस्त पूरे रास्ते बस रचना के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो अपनी जरूरी फाइल घर पर ही भूल आया है। वो तो ऐन वक्त पर उसके दोस्त बिहान का कॉल आ गया और उसने फाइल को याद दिला दिया, वरना आज समर का बास उसे बहुत सुना देता। समर ने तुरंत गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। उधर रचना अब भी बस चुपचाप रोए जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला समर कब उसके पास आकर के बैठ गया। समर, रचना। समर ने अपना हाथ रचना के कंधे पर रखा। रचना पीछे मुड़ी और समर को देखा, फिर उसके गले लग करके रोने लगी। समर, मुझे माफ कर दो रचना, मैंने तुमको बहुत कुछ बोल दिया। समर की आवाज में उदासी थी। रचना, मैं सब समझती हूँ समर। रचना अब भी रोए जा रही थी, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। समर, बस रचना, कुछ मत कहो। समर ने अब रचना को बाहों में भर लिया और खामोश रहा। रचना अब चुप हो गई। समर ने रचना को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। रचना अब भी चुपचाप बस समर को देखे जा रही थी। समर ने उसे बेड पर बिठाया और किचन में जाकर के पानी ले आया। समर, रचना लो पानी पियो। रचना समर के हाथ से पानी का ग्लास लेते हुए, तुम्हारी तो जरूरी मीटिंग थी ना। समर, हाँ, मैं फाइल घर पर ही भूल गया था, तुम अब अपना ख्याल रखना। रचना, वक्त पर घर आ जाना। समर ने अपना ऑफिस बैग लिया और मीटिंग वाली जरूरी फाइल लेकर के निकल गया। रचना सोच ही रही थी अपने और समर के बारे में, तभी नियति का कॉल आ गया। नियति रचना की सबसे अच्छी दोस्त है। 9 साल से गहरी दोस्ती है नियति और रचना के बीच। नियति, हेलो रचना, कैसी हो। रचना अपनी उदासी छुपाते हुए, मैं ठीक हूँ, तू बता। नियति, मैं भी अच्छी हूँ। सुन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। रचना, हाँ बोल, क्या है ना। नियति, क्या तू फ्री है, मिलते हैं ना। कितना टाइम हो गया है साथ बैठ करके कॉफी पिए हुए। रचना, तो एक काम कर, तू घर आ जा। नियति, पर समर को कोई परेशानी। रचना, कैसी बात कर रही है, समर ऑफिस गए हुए हैं, अगर घर पर भी होते तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। नियति, नियति चल ठीक है, मैं आती हूँ, बाय। रचना, बाय बाय। नियति और रचना एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, यहाँ तक कि दोनों कॉलेज में भी साथ पढ़ना चाहते थे, पर नियति के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाने की वजह से नियति को भी उनके साथ जाना पड़ा। रचना और नियति यूं तो सोशल मीडिया और फोन के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, पर ना मिल पाने की वजह से अक्सर दोनों उदास हो जाया करती थी। रचना अब भी पुरानी बातों में खोई हुई थी कि डोरबेल की आवाज से उसका ध्यान टूटा। रचना दरवाजा खोलते हुए, लगता है नियति आ गई। नियति, कैसी है यार, कितना मिस किया तुझे मैंने। देख, तेरी मन पसंद आइसक्रीम लाई हूँ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। और सुन, मैं 3-4 दिन तेरे घर ही रुक रही हूँ। वो क्या है ना। रचना बीच में टोकते हुए, अरे रुक जरा, सांस ले, अंदर तो आ पहले।
सब बातें क्यों बाहर ही करोगी? नियति रचना के गले लगते हुए, यार अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे बहुत याद आ रही थी तेरी। रचना, पागल, याद तो मुझे भी बहुत आती है तेरी। चल बैठ, थोड़ा आराम कर, मैं तेरे लिए स्पेशल कॉफी बना करके लाती हूँ। नियति, अच्छा खुद के लिए नहीं बनाएगी क्या? रचना, अरे अपन दोनों के लिए बना करके लाती हूँ 2 कप कॉफी। रचना किचन में जा करके कॉफी बनाने लगी और नियति यूं ही रचना का घर देखने लगी। एकदम करीने से सजाया हुआ छोटा सा खूबसूरत सा घर है रचना का। नियति घर को देख करके सोच रही थी। दीवारों पर समर और रचना की तस्वीरें कुछ कॉलेज के वक्त की थी, कुछ शादी वाली और कुछ शादी के बाद की। हर दीवार सजी हुई। कमरे को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। कमरे की दीवारें हल्के नीले रंग में रंगी हुई थी। रचना को शुरू से ही नीला रंग बेहद पसंद था। कमरे में हर चीज एकदम साफ सुथरी अपनी अपनी जगह पर रखी थी। नियति अब भी उस कमरे में घूम करके समर और रचना की तस्वीरें देख रही थी। तभी रचना एक ट्रे में कॉफी और स्नैक्स ले आई। रचना, आ जा इधर, घर में बाद में घूम लेना, आ बैठ मेरे पास। नियति, अरे हाँ, ले आई कॉफी। अरे वाह, मेरी फेवरेट कुकी। हाँ, कल मार्केट गई थी तो मन हुआ इसलिए ले आई। अगर पहले पता होता तू खाने आ जाएगी तो लाती ही नहीं। रचना मजाकिया अंदाज में बोली। नियति, कोई बात नहीं, अब तो आ गई हूं ना मैं, तू अपने लिए दोबारा खरीद लेना। नियति पलटवार करते हुए बोली। दोनों काफी पीते हुए बातें करने लगी। नियति फोन पर रचना की आवाज से ही समझ गई थी कि रचना परेशान है, पर वो ये भी जानती थी कि अगर वो रचना से फोन पर ही पूछ लेगी तो रचना कोई ना कोई बहाना बना करके उसे टाल देगी। इसलिए उसने सामने से सब बात जानना जरूरी समझा और अपना 3-4 दिन का सामान साथ ले आई। रचना, कहाँ खो गई? नियति, कहीं पर भी नहीं। चल एक गाना तो सुना, कितना वक्त हो गया है यार तेरा गाना सुने हुए। रचना उदास होते हुए, मैंने गाना छोड़ दिया यार। नियति बुरी तरफ चौंकते हुए, क्या तू पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? गाना छोड़ दिया और वो भी तूने? यार ऐसा मजाक मत कर। रचना रूंधे गले से, मजाक नहीं है यार, मैं सच में गाना छोड़ चुकी हूँ। नियति, पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने गाना छोड़ दिया? संगीत तो तेरी रंग रंग में बसा है ना। रचना बात बदलते हुए, अरे मैं ना सही, तू तो गाती है ना, तू तो सुना गाना मुझे। नियति सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रचना ने गाना छोड़ दिया। वो रचना जो बिना संगीत के एक पल भी नहीं बिता सकती थी, आखिर कुछ तो बात थी। रचना कहाँ खो गई? नियति, नहीं कहीं नहीं, सोच रही हूँ कौन सा गाना गाऊं। रचना, वाह, झूठ तो ऐसा बोल रही है जिस पर यकीन किया जा सके। तू कौन सी कम दीवानी है गाने की। नियति, तेरे जितनी तो कभी नहीं थी रचना, और ना ही कभी बन पाऊंगी। रचना, बस बस अब गा चुपचाप। नियति, चुपचाप कैसे गाते बता तो मुझे। रचना मुस्कुराते हुए, हो गई ना मस्ती, अब तो गा दे ले, अब तो गा दे मेरी माँ। नियति मस्ती करते हुए, ठीक है बेटा, गाते हैं गाना। नियति गाने लगी। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरे ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही हैं। थोड़ा सा भी शक ना करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। बिहान ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। रचना और नियति दोनों एकदम डर करके चौंक गई। दरअसल दोनों गेस्ट रूम में ही बैठी थी। नियति की आदत है आंखें बंद करके गाने की, और उसकी आवाज में इतनी अच्छी है कि रचना भी उसमें खो गई। दोनों को पता ही नहीं चला कब बिहान घर आया और नियति को गाते हुए सुन करके खुद को रोक ना सका। तीनों अब चुप थे। नियति और बिहान बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। रचना की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा। रचना, बिहान तुम यहाँ कैसे? बिहान, भाभी ओ मैं। बिहान की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। नियति, मैं पानी लेकर के आती हूँ। बिहान, नियति के जाने के बाद, हाँ भाभी, उस समर ने टिफिन मंगवाया था, वो भूल गया था, टिफिन घर पर है।
बाहर से ऑर्डर करने वाला था तो मैंने कहा मैं ले आता हूँ, रास्ते में थोड़ा काम है वो भी करता हुआ आ जाऊंगा। रचना, अरे समर, अपना टिफिन घर पर ही भूल गए और मुझे पता ही नहीं चला। तुम बैठो, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना बना करके पैक करती हूँ। बिहान, नहीं भाभी मैं ठीक हूँ, आप समर का टिफिन। रचना बिहान की बात काटते हुए, कहा ना दोनों का टिफिन पैक करके ले आ रही हूँ, बैठो तुम। रचना उठ करके किचन में चली गई और बिहान वहीं बैठ गया। तभी नियति एक ग्लास में पानी ले आई। नियति ट्रे बिहान की ओर बढ़ाते हुए, लीजिए। बिहान, शुक्रिया, पर मैं ठंडा पानी नहीं पीता। नियति एकदम धीमी आवाज में, मैं भी नहीं। बिहान, कुछ कहा आपने? नियति हड़बड़ाते हुए, नहीं कुछ नहीं, मैं आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ। बिहान, पर आपको कैसे पता चला कि मैं गर्म पानी पीऊंगा? नियति, अभी आपकी आवाज सुन करके। बहुत अच्छा गाती हैं आप। बिहान, शुक्रिया, पर आपसे ज्यादा अच्छा नहीं गाता हूँ मैं। नियति, तब तो लगता है आपने कभी रचना को गाते हुए नहीं सुना है। बिहान चौंक करके, रचना भाभी गाती भी हैं? नियति, हाँ, आपको नहीं पता है क्या? अरे मैं कुछ भी नहीं उसके आगे। बिहान, नहीं मुझे नहीं पता था। नियति, समर ने भी नहीं बताया। बिहान, नहीं तो? रचना समर और बिहान का टिफिन पैक कर चुकी थी और बिहान और नियति की बातें सुन रही थी। नियति रचना को देख करके चुप हो गई। बिहान की आंखों में एक सवाल साफ झलकने लगा था। रचना ने आगे बढ़ करके बिहान को दोनों का टिफिन थमाया और चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। बिहान कुछ नहीं बोला और टिफिन लेकर के ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसे समर का कॉल आ गया। समर, कहाँ रह गया था यार? बहुत भूख लग रही है, तूने ऑर्डर करने दिया होता तो अब तक तो वो आ भी जाता। बिहान, हाँ बस पहुंच गया, ऑफिस के बाहर ही हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। समर, चल ठीक है आजा। बिहान, हाँ। बिहान जैसे समझ ही नहीं पा रहा था कि समर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और समर के केबिन की तरफ चला गया। खाना खाते वक्त भी बिहान कुछ नहीं बोला, जबकि वो कभी चुपचाप खाना नहीं खाता था। समर ने अब बिहान की ओर गौर किया जब बिहान ने अपनी बेख्याली में पास की प्लेट में रखी हरी मिर्च उठा ली। जैसे ही वो उसे खाने वाला था कि समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिहान जैसे नींद से जागा हो वो समर को देखने लगा। समर, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है? बिहान, हाँ ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। समर, हाँ मेरे भाई, मुझे दिख रहा है तुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी तू जो करने जा रहा था ना, उससे बहुत कुछ हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुझे रोक लिया। बिहान, क्या मतलब? तू क्या कहना चाह रहा है? समर, अपने हाथ में देख मेरे भाई, समझ आ जाएगा। बिहान ने अब अपने हाथ में देखा और ऐसे डर गया जैसे उसने हरी मिर्च नहीं, कोई जलती हुई माचिस की तीली हाथ में पकड़ रखी हो और उसका हाथ बस जलने ही वाला हो। उसने तुरंत उस प्लेट में वापस रख दिया और अपना ग्लास उठा करके सारा पानी एक ही बार में पी गया। समर को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। समर, शांत हो जा मेरे भाई। बिहान उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए, हाँ ठीक हूँ मैं। समर बिहान के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? बिहान, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। समर, क्या रचना ने कुछ कहा? बिहान, मैंने कहा ना तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, और भला रचना भाभी क्यों कुछ कहेंगी मुझे? और जो कभी वो कुछ कह भी तो दें तो भी उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा मैं। इससे पहले कि समर और कुछ कहे, बिहान ने अपना टिफिन पैक किया और अपने केबिन में चला गया। समर सोचने लगा कि बिहान को अचानक से क्या हो गया। घर जाने वाली बात तक तो बिहान ठीक था, ना जाने घर पर ऐसा क्या हुआ जो उसका मूड इतना खराब हो गया। समर ने अब रचना को कॉल किया। समर, हेलो रचना, क्या कर रही हो? रचना, कुछ नहीं, नियति से बात कर
रही थी समर, पर तुम्हारा फोन नंबर तो बिजी नहीं आया। रचना, नियति घर आई हुई है समर, 3-4 दिन हमारे साथ ही रहेगी। समर, अच्छा ठीक है। रचना, मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया था। रचना, हाँ कहो ना, क्या बात है। समर, मैं पूछ रहा था कि घर पर कुछ हुआ था क्या? मेरा मतलब है क्या बिहान को तुमने या नियति ने कुछ? रचना, बात समझते हुए, हाँ समर, वो नियति से बात करते हुए बिहान को पता चल गया कि मुझे गाना पसंद था। समर, लगभग चिल्लाते हुए, तुम पागल हो गई हो क्या रचना? मैंने मना किया था तुम्हें कि बिहान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती हो रचना। रचना धीमी आवाज में, मुझे नहीं पता था समर, मैं किचन में तुम दोनों का टिफिन पैक कर रही थी। जब तक बाहर आई नियति उसे बता चुकी थी। समर, तुम समझ नहीं रही हो रचना, मैं नहीं चाहता था कि ये बात कभी बाहर आए। रचना उदास होते हुए, मैं समझती हूँ समर, पर नियति की कोई गलती नहीं है इसमें, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। समर गुस्से में, गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है रचना। पता नहीं बिहान क्या सोच रहा होगा। मैं कैसे बात करूंगा उससे, कैसे समझाऊंगा उसे? ये क्या किया तुमने रचना? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो कम से कम मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ। रचना रुआसी हो गई, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप समर की बातें सुन रही थी। रचना की तरफ से कोई जवाब नहीं पा करके समर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने केबिन में रखे सोफे पर बैठ गया। वो बस किसी तरह से ये जानना चाहता था कि अब वो बिहान का सामना कैसे करे, उसे क्या कहे, उसे कैसे समझाए अपनी बात। समर डरता डरता खड़ा हुआ और बिहान के केबिन तक आया। बिहान के केबिन का दरवाजा आधा खुला हुआ था। समर ने अंदर झांक करके देखा, बिहान चेयर पर बैठा था, अपना सर टेबल पर झुकाए। समर चाहता था उसके पास जाए और उससे बात करे, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी गलती मान सके। वो चुपचाप अपने केबिन में वापस आ गया। समर ने सोचा वो किसी तरह से शाम तक बिहान को मना ही लेगा और ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर के लिए निकल गया, पर घर नहीं गया। उधर बास ने समर के निकलते ही बिहान और समर को जरूरी बात समझाने के लिए बुलाया। चपरासी ने आकर के बिहान को बॉस का आदेश बताया तो बिहान बिना कुछ पूछे या कहे उनके ऑफिस की ओर चल दिया। बॉस बिहान को अकेला देखकर, समर कहाँ है? बिहान, मैं नहीं जानता, लंच ब्रेक के बाद मैं काम में उलझ गया था, इसलिए पहले बास और कुछ कहते चपरासी ने आकर के उन्हें बताया कि समर छुट्टी लेकर के घर चला गया है। बास ने उसे कॉल किया पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। बास ने बिहान को कहा समर के घर कॉल करके उससे बात करवाने के लिए। बिहान ने अनमने मन से समर को घर फोन लगाया। बिहान कॉल रिसीव किए जाने पर, हेलो भाभी, मैं नियति बात काटते हुए, अरे अरे एक मिनट, मैं आपकी भाभी नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। बिहान मुस्कुराते हुए, ओह आप, मैं बिहान बोल रहा हूँ, सुबह आपसे मिला था ना? नियति मन ही मन खुश होते हुए, जी कहिए। बिहान बॉस पर नजर पड़ते ही, समर कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। नियति, समर तो ऑफिस में होगा ना? बिहान, नहीं, वो कुछ देर पहले ही घर के लिए निकल गए हैं। नियति, घर तो नहीं आया वो अब तक, आप उसे फोन करके देखिए। बिहान, उसका नंबर तो बंद आ रहा है। नियति, हो सकता है फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। बिहान परेशान होते हुए, हाँ पर अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। नियति उसकी परेशानी समझते हुए, कुछ देर और देख लेते हैं, अगर वो घर आ जाएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। बिहान जी शुक्रिया। बिहान ने रख दिया और बास को बता दिया कि समर छुट्टी लेकर के घर के लिए निकल गया है, पर अभी घर नहीं पहुंचा है और उसका मोबाइल शायद डिस्चार्ज होने की वजह से बंद आ रहा है। बास ने अब बिहान को भी अपने काम पर लौट जाने और अगले दिन सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में आने का फरमान जारी कर दिया। उधर घर पर रचना किचन से बाहर आई और नियति से बात करने लगी। रचना, किसका कॉल था? नियति मन ही मन शर्माते हुए, बिहान जी का। रचना नियति का चेहरा पढ़ते हुए, बिहान जी का, क्या बात है, लगता है दिल आ गया तेरा उस पर। नियति, हाँ यार कितना स्मार्ट बंदा है। रचना चौंकते हुए, क्या? नियति हड़बड़ा करके, वो मेरा मतलब है कितना अच्छा गाते हैं वो। रचना, तेरा संगीत पुराण खत्म हो गया हो तो मुझे बताएगी बिहान का फोन क्यों आया था? नियति, अरे हाँ यार, यही बता रही थी, वो समर ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर के लिए निकल गया है,
तो बिहान जी ने यही पूछने के लिए फोन किया था कि समर घर पहुंच गया है या नहीं। रचना, ये बात तो सीधे समर को फोन करके पूछी जा सकती थी ना। नियति, अरे यार समर का फोन बंद आ रहा है इसलिए उसने यहाँ कॉल लगाया। रचना परेशान होते हुए, समर अपना फोन कभी बंद नहीं रखते हैं नियति। इससे पहले कि नियति कुछ कहती, रचना का मोबाइल बज उठा। उसने अपना फोन उठाया, कॉल बिहान ने किया था। बिहान, हेलो रचना भाभी। रचना, हाँ बिहान, कहो क्या बात है। बिहान, भाभी समर घर पहुंच गया है तो उससे बात करवा दो, जरूरी काम है। रचना, नहीं बिहान, समर तो घर पर अभी तक नहीं आए हैं। क्या बात है। बिहान परेशान होते हुए और अपनी परेशानी रचना से छुपाते हुए, कुछ नहीं भाभी। रचना उसकी परेशानी भांपते हुए, बिहान बोलो क्या हुआ है, कहाँ है समर। बिहान, मैं नहीं जानता हूँ भाभी, हमने साथ में लंच किया और उसके बाद मैं केबिन में आ गया, फिर मुझे कुछ नहीं पता। अभी बॉस ने बुलवाया तब पता चला कि वो घर के लिए निकल गया है। तब से फोन लगा रहा हूं पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा है। रचना बात समझते हुए, बिहान मैं जानती हूं समर कहां होंगे, तुम वहां पहुंचो, मैं भी वहीं मिलती हूं तुमसे। बिहान, पर भाभी समर वहां क्यों जाएगा, वो वहां सिर्फ तभी जाता है जब वो। बिहान आगे कुछ नहीं कहता, उसे समझ आ जाता है कि रचना की बात सही है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि समर ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर धोखा तो बिहान के साथ हुआ था, पर बिहान ने ठंडे दिमाग से काम लिया और सोचा कि हो सकता है समर की कोई मजबूरी रही होगी, तभी उसने इतनी बड़ी बात बिहान से छिपाई। बिहान बहुत परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठा और छुट्टी लेकर के वहीं चल दिया जहां रचना ने उसे आने को कहा था, और उसे पूरा यकीन था समर उसे वहीं मिले। रचना नियति को लेकर के एक पुरानी सी दिखने वाली हवेली के बाहर आती है। तब तक बिहान भी उस तक पहुंच जाता है। बिहान के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे हैं, जिनका अंदाजा उसकी आंखों से ही लग रहा है। नियति सब बातों से अनजान कभी रचना को देख रही है और कभी बिहान को। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो सब उस पुरानी हवेली के बाहर क्या कर रहे हैं। समर को इससे क्या कनेक्शन है। नियति, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बिहान, समर को लेने आए हैं। नियति, समर भला यहाँ क्यों होगा। रचना, ये समर का घर है नियति। समर जब परेशान होते हैं या खुद को अकेला महसूस करते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। हम अक्सर यहाँ घंटों बैठ करके बातें किया करते थे। बिहान, समर को जैसे पूरी दुनिया का सुकून भरा हो, ये हवेली इतनी प्यारी है उसे। रचना, हो भी क्यों ना, ये पल उसकी माँ से जुड़े जो हैं। नियति, ओह, तो ये हवेली समर का पुश्तैनी घर है, तो हम अब तक यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो अंदर चल करके समर को ढूंढते हैं। रचना नियति और बिहान को वहीं छोड़ करके हवेली में चली गई। बिहान और नियति एक दूसरे को देखते रह गए, एक साथ आगे बढ़ गए। रचना जानती थी कि आज समर अपनी माँ के कमरे में नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप छत पर चली गई। नियति और बिहान समर की माँ के कमरे में पहुंच करके समर को वहां पर नहीं पा करके कमरे से बाहर निकलने को हुए कि अचानक नियति का पैर स्लिप हो गया। इससे पहले कि नियति गिरे, बिहान ने आगे बढ़ करके उसे थाम लिया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिहान खामोशी से उसे देखता रहा। उसने नियति के चेहरे पर आने वाले बालों को हटाया और उसे देखता रहा। नियति ने अब अपनी आंखें खोली और बिहान को देखा, फिर शर्मा करके मुस्कुरा दी। तभी कमरे में चूहे की खटखट से दोनों का ध्यान टूटा और बिहान ने संभाल करके नियति को खड़ा किया। बिहान, तुम ठीक तो हो। नियति, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। बिहान, यह तो मेरा फर्ज है, इसमें शुक्रिया कैसा। नियति, मुझे लगता है हमें जाकर के समर को ढूंढना चाहिए। वैसे रचना कहाँ गई। बिहान, शायद मैं जानता हूँ वह हमें कहाँ मिलेगी और समर भी वहीं होगा। नियति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है। समर ऐसे बिना बताए यहाँ क्यों आया और रचना इतनी परेशान क्यों है, क्या छुपा रहे हो आप लोग। बिहान, ऐसी कोई बात नहीं है, समर ऑफिस के काम की वजह से परेशान है और रचना समर को लेकर के कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। नियति, आप मुझे पागल या बेवकूफ समझ रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहा है तो मत कीजिए।
आप जितना समर को नहीं जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं रचना को जानती हूँ। 9 साल से गहरी दोस्ती है हमारी। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम झूठ तो मत कहिए। बिहान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। नियति उदास भरे स्वर में, चलिए रहने दीजिए, मेरे ख्याल से हमें रचना और समर के पास बिहान, जरा संभल करके पीछे आइए। रचना समर के पास बैठी, दोनों खामोश थे। समर उदास था। हाँ, वह जानता था उसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है, पर उसका मकसद नहीं था। यह सब अनजाने में हुआ। वह अभी नहीं समझ पा रहा था कि वो बिहान को कैसे समझाए, कैसे उसे मनाए, कैसे बताए। वह रचना को खोना नहीं चाहता था। रचना सब समझ रही थी, इसलिए वह चुपचाप समर के पास बैठी थी, उसके कंधे पर सर रख करके। इतने में बिहान और नियति ऊपर आ गए। बिहान ने समर के कंधे पर हाथ रखा। समर ने पीछे मुड़ करके देखा और चुपचाप सर झुका करके खड़ा हो गया। बिहान कुछ नहीं बोला। उसने रचना की ओर देखा और फिर समर के गले लग गया। समर की आंखों से आंसू बहने लगे। बिहान ने उसे चुप कराया और बीती बातें भुला देने को कहा। समर, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मेरा इरादा तुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। वह सब अनजाने में हुआ मुझसे। तू जानता है मुझे, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता, पर फिर भी मुझसे गलती हुई और मैं यह मानता हूँ। बिहान, बस मेरे भाई, मैं समझता हूँ तेरी कोई मजबूरी रही होगी और रचना भाभी की भी। समर, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, पर बिहान उसे चुप कराते हुए, बस कर, भूल जा इन बातों को, एक नई शुरुआत करते हैं। समर, गलतियां भुलाई जा सकती हैं, पर गुनाह नहीं छुपाए जा सकते। एक ना एक दिन वो सब के सामने आ ही जाते हैं। बिहान, कहा ना भूल जा, माफ किया मैंने तुझे, बस अब घर चल। समर, घर पर ही तो हूँ मेरे भाई। रचना, चलो कुछ देर यहीं बैठ करके बातें करते हैं सब। बिहान, हाँ ठीक है। नियति उत्सुकता से, मुझे ये हवेली पूरी देखनी है। समर रचना की तरफ देखते हुए, मैं कुछ देर यहीं बैठना चाहता हूँ। रचना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बिहान की तरफ मुड़ करके, तुम इसे पूरी हवेली दिखा दोगे? बिहान, हाँ क्यों नहीं। बिहान नियति को हवेली दिखाने ले जाता है। नियति थोड़ी सवालिया किस्म की है। वह बिहान को सवाल पूछ करके परेशान कर देती है, जैसे समर के बाकी घर वाले कहाँ हैं, यह हवेली इतनी खराब हालत में क्यों है, कोई इसकी देखभाल क्यों नहीं करता है, समर और रचना यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। नियति के सवाल ऐसे थे जिनका बिहान के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह ज्यादातर चुप ही था। वैसे उसे नियति का साथ अच्छा लग रहा था। कुछ देर हवेली में घूम करके दोनों एक कमरे में बैठ गए, क्योंकि नियति थक गई थी, उसे पानी चाहिए था। बिहान पानी लेने गया और नियति उसका इंतजार करने लगी। जब वह पानी लेकर के वापस आया तो नियति ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। बिहान चौंक करके उसे देखने लगा। वह सोच रहा था आखिर नियति ने ऐसा क्यों पूछा। नियति बिहान को देख करके, क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया। बिहान, मैं सोच रहा हूँ आखिर आपके सवाल का क्या मतलब है। नियति, जब हम यहाँ आए थे तब आप लोग परेशान थे और आपके मन में कई सवाल थे जिनका अंदाजा आपकी आंखों से लगाया जा सकता था, या शायद अब भी लगाया जा सकता है। बिहान, जी नहीं, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। नियति, शायद आपको याद नहीं है मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या कहा था। बिहान, मैं कुछ समझा नहीं। नियति, कुछ नहीं, रहने दीजिए। इससे पहले कि बिहान कुछ और कहता, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। बिहान, ठीक है, आइए। बिहान और नियति रचना और समर के पास आ गए और उनसे घर चलने को कहा। बिहान ने समर को समझाया और सब भूल जाने को कहा, पर दिल ही दिल में बिहान जानता था कि वह नहीं भुला पाएगा। उसके लिए यह आसान नहीं है। बिहान अपने घर चला गया। समर, रचना और नियति वापस समर के घर आ गए। रचना ने समर को आराम करने को कहा और खुद उसके लिए चाय बनाने चली गई। नियति चुपचाप सोफे पर बैठ गई और बिहान के बारे में सोचने लगी। उधर बिहान भी ख्यालों में खोया हुआ था, पर अभी यह ख्याल रचना और समर के बारे में था, नियति के बारे में नहीं।
उसने उदासी में अपने कपड़े बदले और अपने बिस्तर पर लेट गया और उन बीती बातों के बारे में सोचने लगा जिसके लिए उसे लगता था और अब वो साबित हो गया था कि समर ने उसके साथ गलत किया है। उसने अपनी आंख बंद कर ली। पुरानी सारी बातें उसके जहन में उभरने लगी थी। वह उठ करके किचन में गया, अपने लिए चाय बनाई और छत पर आकर के बैठ गया। शाम हो चली थी, सुहानी हवा चल रही थी, मौसम भी खुशनुमा हो चला था, पर बिहान टूट चुका था। वह समर को अपना भाई मानता था, पर वह ऐसे किसी भी कारण की कल्पना नहीं कर सका जिससे उसे लगे समर सही हो। फिर उसने रचना के बारे में भी सोचा, पर उसे लगा रचना ने वही किया जो समर ने उसे कहा। बिहान वहीं सो गया। उधर रचना ने समर को सब कुछ भुला देने और सो जाने को कहा। समर सो गया और रचना नियति के पास आकर के बैठ गई। रचना, नियति अभी भी बिहान के बारे में सोच रही थी। उसे पता ही नहीं था कि रचना उसके पास है, उसके पास बैठ करके उससे बातें करने की कोशिश कर रही है। रचना ने उसके सर पर धीरे से मारा। नियति चौंक करके, अरे तू कब आई? रचना हंसते हुए, ये लो, जब से तू खोई हुई है। नियति, अरे नहीं यार, बिहान के बारे में सोच रही थी। रचना, क्या? नियति, यार आज जो हुआ उसकी क्या वजह थी? रचना बात बदलते हुए, कोई वजह नहीं थी यार, चल एक एक कप कॉफी हो जाए। रचना उठ करके किचन में जाने लगी। नियति ने उसे रोक लिया और उसके सामने खड़ी हो गई। नियति, रचना बता मुझे, वरना मैं जा रही हूँ वापस। अब तू ही मुझसे बातें छुपा रही है तो यहाँ रुक करके क्या करूंगी मैं? रचना, अरे रुक, सुन। नियति, हाँ बता। रचना, रात बहुत हो गई है, कल सुबह चली जाना। नियति गुस्से में, जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अभी। रचना उसका रास्ता रोकते हुए, मैं मजाक कर रही थी यार, रुक, पहले कॉफी लेकर के आती हूँ, फिर बताती हूँ सब बातें। रचना किचन में चली गई और नियति उसका इंतजार करने लगी। वो सब बातें जानना चाहती थी। दरअसल वो बिहान को और बेहतर जानना चाहती थी। बिहान उसे पहली नजर में पसंद जो आ गया था। रचना कॉफी लेकर के आती है, नियति उसे लेकर के छत पर चली जाती है। नियति ने जैसे ठान लिया है कि वो सारी बातें जान करके ही रहेगी, पर रचना अभी भी सोच रही है उसे बताए या नहीं। दोनों बैठ जाती हैं। रचना अब भी चुप है। नियति, अब अपनी चुप्पी तू तोड़ेगी या मैं सवाल करूं? रचना, बस शुरुआत के लिए किनारा ढूंढ रही हूं। नियति, किनारा छोड़, तू जैसे चाहे वैसे बता दे, बस मुझे आज सारी बातें जाननी है। रचना, क्यों? नियति, बस ऐसे ही, आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसी क्या बात है जो तूने मुझसे भी छुपाई है। रचना, हम तीनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे। मैं शुरू से ही किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। समर और बिहान पक्के दोस्त थे। मेरा ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था और समर का भी। बिहान को संगीत पसंद है और उस वक्त तो संगीत जैसे जुनून था उसके लिए, और अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत की, जमीन आसमान तक एक कर दिया। पर समर की एक गलती ने बिहान का सपना, उसका जुनून, उसकी जिंदगी का सबसे बड़े मौका उससे छीन लिया, मेरी वजह से। नियति, मैं कुछ समझी नहीं। तेरी वजह से समर ने बिहान का सपना तोड़ा? क्या कहना चाह रही है तू? रचना पुरानी बातें याद करते हुए, कॉलेज के आखिरी साल में बिहान का एक बहुत बड़ा मौका मिला था अपना हुनर आजमाने का, अपनी पहचान बनाने का। पर नियति देख रचना, कुछ तो बहुत बड़ी बात है, तू मुझे साफ साफ सब सच सच बता दे, ये पर वर मत कर। रचना इससे पहले कुछ और कहती, समर उन दोनों को ढूंढता हुआ छत पर आ गया। समर, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? पूरे दिन से परेशान हो रखी हो, चलो नीचे। और नियति, तुम तो इतना सफर करके आई हो ना, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। नियति, हाँ, हम बस आ ही रहे थे, काफी वक्त हो गया था मुझे और रचना को साथ में बैठ करके कॉफी पिए हुए, इसलिए सोचा थोड़ी देर यूं ही बैठते हैं, और हम यहाँ छत पर आ गए। समर, अरे कोई बात नहीं। रचना, तुम सोए नहीं? समर, सो ही तो रहा था, प्यास लगी तो पानी पीने उठा, देखा तो तुम नहीं थी, छत की लाइट जलती दिखी, इसलिए सीधा यहाँ आ गया। रचना कप उठाते हुए, हाँ चलो,
तीनों नीचे आ गए। रचना और समर अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए और नियति अपने कमरे की खिड़की पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब इतने परेशान थे। उसने बिहान को कॉल करने का सोचा पर घड़ी में वक्त देख करके रुक गई। फिर सोचने लगी जैसे हालात आज थे बिहान सोया नहीं होगा। आखिरकार अपनी कसमकस को काबू करते हुए उसने बिहान को फोन किया, पर फिर पता नहीं क्या सोच करके काट दिया। उधर बिहान ने अपने मोबाइल पर अनजान नंबर देखा तो सोचने लगा कि ये किसका नंबर हो सकता है। बहुत सोच करके उसने दोबारा कॉल करके बात करने का फैसला लिया। बिहान ने कॉल किया और नियति उसका नंबर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख करके खुशी से झूम उठी। बिहान, हेलो, कौन बोल रहा है? नियति, हेलो, मैं नियति। बिहान, आपका कॉल इस वक्त, क्या बात है, सब ठीक तो है? नियति, जी हाँ, सब ठीक है। ओ मैं। बिहान बात काटते हुए, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नियति मन ही मन में, अरे यार अब क्या कहूँ। बिहान, क्या हुआ, कहाँ खो गई? नियति, कहीं भी नहीं। बिहान, तो बताइए ना आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नियति, ओ मैंने रचना। बिहान, ओह, रचना भाभी से? नियति, अच्छे बहाने की खुशी में, हाँ रचना से लिए थे। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिहान बात समझ करके बदलते हुए, जी बातें तो होती ही रहेंगी, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। नियति चहकते हुए, मेरे बारे में पूछिए ना, क्या जानना चाहते हैं आप? बिहान, बताइए जो बताना चाहें आप। नियति, ओके, मैं और रचना बहुत पक्के वाले दोस्त हैं स्कूल टाइम से, और मुझे भी गाना बहुत पसंद है। आप जितना अच्छा तो नहीं गाती पर ठीक ठाक गा लेती हूँ। बिहान, अरे नहीं, आप सच में कमाल की गायक हैं। आपको सुन करके मैं खुद को भी रोक नहीं पाया गाने से। नियति, ये बात तो माननी पड़ेगी। बिहान, क्या मतलब? नियति, आखिर कुछ तो बात है मेरी आवाज में, तभी तो मुझे आपकी आवाज सुनने का मौका मिला। बिहान मुस्कुराते हुए, आप भी ना। ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? नियति, यहाँ तो मैं अकेली आई हूँ, और वैसे माँ पापा और एक भाई है। आपके परिवार में कौन कौन है? बिहान, बस मैं और एक छोटी बहन। माँ पापा कुछ साल पहले ही एक हादसे में। नियति, मुझे माफ कर दीजिए, मैं। बिहान, अरे नहीं, आप माफी मत मांगो, वैसे भी आप नहीं जानती थी। नियति जी, आपकी बहन का क्या नाम है? बिहान, रोशनी। नियति कुछ सोचते हुए, अच्छा, और आपका? बिहान चौंकते हुए, बिहान। नियति बेख्याली में, प्यारा नाम है आपकी तरह। बिहान परेशान होते हुए, नियति आप ठीक हैं? नियति हड़बड़ा करके, जी ठीक हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ सोच रही थी। बिहान, क्या सोच रही थी आप? नियति, नहीं कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, आपको सोना नहीं है? कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? बिहान, अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आप भी सो जाइए, बहुत थक गई होंगी आप। नियति, गुड नाइट, टेक केयर। बिहान, यू टू, स्वीट ड्रीम। नियति, बाय बाय। बिहान ने कॉल कट कर दिया। नियति अपने बिस्तर पर लेट गई। अब उसे याद आया कि उसने बिहान से वो बात तो पूछी ही नहीं जिसे जानने के लिए उसने बिहान को कॉल किया था। उधर बिहान नियति की आखिरी बात पर अब भी मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि ऐसी क्या बात हो गई जो नियति इस कदर खो गई थी। एक दूसरे को सोचते सोचते दोनों कब सो गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह बिहान ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तब समर वहां आया और बिहान के साथ मिल करके 2 दिन बाद आने वाले रचना के जन्मदिन का प्लान बनाने लगा। समर इस दिन को रचना के लिए बहुत खास बना देना चाहता था। उसने नियति को भी अपने प्लान में शामिल करने को सोचा, पर समझ नहीं पाया कि वह ऐसे कैसे करे। बिहान ने उससे कहा कि नियति से बात कर लेगा वह और उसे सब समझा भी देगा। बिहान अब अपने केबिन में वापस आ गया और नियति को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया। तभी उसकी छोटी बहन रोशनी का कॉल आ गया। रोशनी हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई कर रही है और महीने में एक बार घर आ जाया करती है, बिहान के साथ वक्त बिताने और उससे अपनी बातें बताने, कॉलेज के किस्से सुनाना, मस्ती करना और एक दूसरे को छेड़ना। भाई बहन की मस्ती में दिन कब पूरा होता किसी को पता ही नहीं चलता। बस फिर अगली छुट्टी का इंतजार और रोज
दिन भर में एक बार फोन पर बात। बहुत प्यार है दोनों भाई बहन में। रोशनी अपने दिल की हर बात अपने भाई से साझा करती है। रोशनी, हेलो भैया कैसे हो? बिहान, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? पूरे एक हफ्ते बाद फोन किया है, याद नहीं आती भाई की? रोशनी, ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं आपको याद नहीं करती हूँ, बस कॉलेज में टेस्ट था इसलिए बात नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो भैया। बिहान, अरे छुटकी छोड़ ये सब, बता कैसे हुआ तेरा टेस्ट? रोशनी, अच्छा था भैया। ये बताओ आप कब आ रहे हो हॉस्टल मुझसे मिलने? बिहान, मैं नहीं आ पाऊंगा इस बार। रोशनी उदास होते हुए, पर क्यों भैया? आपने कहा था आप आओगे इस बार और नील से भी मिलोगे। बिहान, हाँ बेटा मिलूंगा मैं नील से, पर मैं हॉस्टल नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें आना है घर। रचना भाभी की बर्थडे पार्टी है, तब नील को भी साथ ले आना। रोहनी चहकते हुए, सच्ची भैया? बिहान, हाँ चल अब तू आराम कर। रोशनी, ठीक है भैया। बिहान, और सुन अपना ख्याल रखना। रोशनी, आप भी। रोशनी और नील एक ही कॉलेज में हैं। नील भी हॉस्टल में रहता है और रोशनी भी। दोनों पूरे कॉलेज में अपनी तरह के एक ही हैं। जहां नील अपने आप में अपनी किताबों में रहना पसंद करता है, वहीं रोशनी एकदम सिरफिरी, जो दिल में आए वो मुंह पर बोल देती है। पर कहते हैं जो हमसे अलग होता है उसकी तरफ हम जल्दी आकर्षित होते हैं। ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हुआ। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रोशनी ने बिहान से अभी तक कोई बात नहीं छुपाई, इसलिए थोड़ा डरते हुए उसने बिहान को सब सच बता दिया। बिहान ने भी रोशनी की बात समझते हुए नील से मिलने का वक्त रोशनी को बता दिया। बिहान अब नियति को कॉल करता है और उसे समर का प्लान समझा देता है। नियति बिहान की बात पूरे ध्यान से सुनती है और मन ही मन एक प्लान और बना लेती है बिहान से अपने दिल की बात कहने का। तभी रचना नियति को बुलाती है और नियति कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नियति, हाँ बोल क्या हुआ? रचना, आंटी अंकल से बात हुई मेरी, अब तेरा फोन बिजी आ रहा था इसलिए उन्होंने मुझे फोन कर दिया। नियति, हाँ वो एक दोस्त का फोन आ गया था तो बस उसी से बात कर रही। क्या कहा माँ पापा ने? रचना, वो लोग आ रहे हैं। नियति, अरे वाह, और भाई से बात हुई तेरी? रचना, नहीं वो अभी हॉस्टल में है, आंटी ने कहा है कि वो फ्री होते ही तुझे फोन करेगा। नियति, अच्छा ठीक है, क्या कर रही है तू अभी? रचना, घर का थोड़ा काम बाकी है, बस वो पूरा करूंगी। तुझे कुछ काम है तो बता। नियति, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक दोस्त ने बुलाया है, अगर तुझे काम हो तो बता दे, वरना सोच रही हूँ कुछ देर उससे मिल आऊं। रचना, नहीं नहीं मुझे कोई काम नहीं है, तू आराम से जा, उससे मिल करके आ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे, मैं अरेंज कर देती हूँ। नियति, नहीं रे कुछ नहीं चाहिए। रचना, चल ठीक है, तू हो आ अपनी दोस्त के घर से। नियति, ठीक है। नियति घर से निकल जाती है। असल में वो अपनी किसी दोस्त से नहीं बल्कि बिहान से मिलने जा रही थी, पर यह बात रचना को नहीं बता सकती थी, इसलिए दोस्त का बहाना करके निकली। कैफे में बिहान पहले से ही मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। उसने जाकर के बिहान को सॉरी बोला क्योंकि वह थोड़ा सा लेट हो गई। बिहान ने उसे मना किया और कहा कोई बात नहीं, वह समझ सकता है कि रचना की वजह से लेट हुआ होगा। दोनों मिलकर के अब अपना प्लान डिस्कस करने लगे। समर चाहता था रचना का बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से मनाया जाए। हर उस चीज को लाए जो रचना की पसंदीदा हो, जैसे ब्लू कलर के फ्लावर्स, चॉकलेट केक, डार्क चॉकलेट, म्यूजिक सीडी। समर ने बिहान को नहीं बताया कि उसने म्यूजिक सीडी भी ऑर्डर की है। साथ ही समर ने यह भी तय कर लिया था कि वह बिहान को सब कुछ सच सच बता देगा। अब उससे कोई राज नहीं छुपाएगा। बिहान और नियति बातें कर रहे थे कि तभी नियति का फोन बजा। बिहान सोचा रचना का होगा कॉल, पर असल में कॉल नियति के भाई का था। नियति बिहान को देखने लगी और बिहान उसे कॉल अटेंड कर लेने को कहा। नियति बाहर आ गई। नियति, हेलो भाई कैसे हो? दिया, नियति मैं ठीक हूँ, तुझे इतने दिनों से मेरी याद नहीं आई, कितना टाइम हो गया तुझसे बात किए हुए। भाई सॉरी दी, कॉलेज के काम में थोड़ा सा बिजी था इसलिए
कॉल नहीं कर पाया, पर मैंने सुना है आप यहाँ मेरे शहर में हो और मुझे बताया तक नहीं। नियति, तुझे बताने के लिए कॉल तो किया था पर तू उठाए तब ना। भाई सॉरी दी, अब बताओ कब मिल रहे हो और आप हो कहाँ? नियति, रचना के घर पर रुकी हूँ। भाई, रचना दीदी कैसी हैं? नियति, सब ठीक है, रचना भी अच्छी है। तू रचना के बर्थडे पर घर आ रहा है उसके? ठीक है, और कोई बहाना नहीं चलेगा। भाई ठीक है दी, मैं आऊंगा। नियति, और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई अच्छी चल रही है दी। नियति, चल ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ा काम से बाहर आई हूँ, तुझसे घर जाकर के बात करती हूँ। भाई ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। नियति कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कैफे में आती है। बिहान और नियति दोनों फिर से बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद फिर फोन बजने लगता है, पर इस बार फोन नियति का नहीं बिहान का बजा था। समर को ऑफिस में कुछ काम था, बिहान ने नियति से जाने की इजाजत मांगी। बिहान, समर का फोन था, उसे ऑफिस में कुछ काम है। नियति, ठीक है, मुझे भी अब निकलना चाहिए वरना रचना को फोन आ जाएगा। बिहान, मैं आपको घर छोड़ दूं? नियति, अरे नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। बिहान, हाँ जानता हूँ। कार का दरवाजा खोलते हुए, आइए बैठिए। नियति, प्लीज आप परेशान मत होइए। बिहान, इसमें परेशानी कैसी? चलिए। नियति कार में बैठते हुए, ठीक है। बिहान कार स्टार्ट करता है और गाने चला देता है। एफएम पर लता जी का एवरग्रीन हिट बजने लगता है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। गाना सुनते सुनते बिहान और नियति भी गुनगुनाने लगे थे। दोनों की एक दूसरे में घुलती आवाज गाने की और सुरीली बना रही थी। नियति बिहान की आवाज में इस कदर खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब घर आ गया। बिहान ने उसे पुकारा, तब भी वो अपनी दुनिया से वापस लौटी। नियति कार से उतरी। बिहान कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए जाने लगा। इतने में रचना बाहर आ गई। रचना, नियति तू तो अपनी दोस्त के घर गई थी ना, तो फिर बिहान के साथ? नियति, अरे यार ओ मैं। बिहान नियति की बात काटते हुए, भाभी मैं ऑफिस के काम से बाहर आया हुआ था, अभी वापस ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में नियति जो को ऑटो का इंतजार करते देखा, बस इसलिए इन्हें यहाँ तक छोड़ने आ गया। रचना, ठीक है कोई बात नहीं, अंदर आओ ना। बिहान, नहीं भाभी, अभी ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊंगा, चलता हूँ। नियति मुस्कुरा करके, थैंक्स। बिहान, माई प्लेजर बॉय। नियति, बाय। रचना, मैडम अब चलें अंदर? नियति, जी जरूर। बिहान चला गया। नियति और रचना घर के अंदर आ गई। रचना पहले तो बिहान और नियति के बारे में सोचती रही, फिर उसने नियति से पूछ ही लिया बिहान के बारे में। रचना नियति की तरफ देखते हुए, बैठ जरा, तुझसे कुछ बात करनी है। नियति, हाँ बोलना, क्या बात है? रचना, क्या तू बिहान को? नियति बात को समझते हुए, हाँ। रचना, पर तुझे यहाँ आए हुए और उससे मिले हुए बस 2 ही दिन हुए हैं। नियति, हाँ जानती हूँ, पर इन 2 दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। रचना उदास होते हुए, ठीक है, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए इस रिश्ते को मेरी पूरी सहमति है। मैं तुझे वो बात बताना चाहती हूँ जिसे जानने के लिए तूने बिहान का नंबर लिया था मेरे फोन से, और वो बात तुझे अब तक पता नहीं चली। नियति, पर तुझे कैसे पता चला? रचना, मैंने देख लिया था जब तू मेरे फोन से उसका नंबर ले रही थी। नियति, और तुझे ये कैसे पता चला कि मुझे वो बात अब तक पता नहीं चली? रचना, अगर ऐसा होता तो मुझसे उस बारे में बात कर चुकी होती। नियति, हाँ ठीक है, बता वो क्या बात थी? रचना, मेरे ज्यादा किसी से बात नहीं करने की वजह से कॉलेज में कोई नहीं जानता था कि मुझे गाना पसंद है, और मैं अगर किसी रियलिटी शो में जाऊं तो बिना ज्यादा मेहनत उसे पास कर सकती हूं। नियति, ये तो सच बात है। रचना, पर बिहान का संगीत को लेकर के जो जुनून था उससे पूरा कॉलेज वाकिफ था। उसे अपने हुनर का जलवा दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा था। एक बहुत बड़े लेवल का सिंगिंग कंपटीशन हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज होने वाला था। बस एक शर्त थी कि एक परफॉर्मेंस ड्यूट होगा, सोलो नहीं। नियति, ये
कैसे अजीब सी शर्त थी। रचना, दरअसल जीतने वाली जोड़ी को आगे एक मूवी में गाना गाने का ऑफर था, इसलिए पैनल ने तय किया था कि वो पहले ही जोड़ी का ही कंपटीशन रखें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। नियति, ओह फिर? रचना, पूरे कॉलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो बिहान का साथ दे सके। नियति, सिवाय एक के। रचना उदास भरे लहजे में, हाँ पर उसने भी बिहान का साथ नहीं दिया। नियति चौंकते हुए, क्या तू पागल है? तूने उसका साथ क्यों नहीं दिया? रचना, समर की वजह से। नियति, क्या समर की वजह से? मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बता, आखिर क्या मतलब है तेरा? रचना, समर नहीं चाहते थे मैं इस शो में भाग लूं, जबकि बिहान ने समर से कहा भी था कि अगर वो किसी ऐसे सिंगर को जानता हो जो बिहान का पूरा पूरा साथ दे सके तो प्लीज बता दे। पर समर को लगा अगर मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मैं समर को उसके हिस्से का वक्त नहीं दे पाऊंगी, इसलिए। नियति, इसलिए क्या रचना? रचना, समर ने मुझे उनमें से और संगीत से किसी एक को चुनने को कह दिया। नियति, रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए, और तूने समर को चुना? रचना, हाँ मैंने समर को चुना और अपने सपने को हमेशा के लिए भुला दिया। रचना उदास हो जाती है और आंसू ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से बहने लगते हैं, जिन्हें रोकने की रचना ने नाकाम कोशिश करती रही। उसकी हालत देख करके नियति उसे अपने गले लगा लेती है और उसे चुप करवाती है। रचना चुप हो जाती है और नियति अब हंसने लगती है। रचना समझ नहीं पाती कि आखिर बात क्या है। रचना, यार अब तू ऐसे क्यों हंस रही है? नियति, मेरी और बिहान की अच्छी किस्मत पर हंसी आ रही है। रचना, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नियति, पागल, दरअसल वो कंपटीशन एक बार फिर ऑर्गेनाइज हो रहा है तेरे शहर में और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, और अब मुझे मेरा मेल पार्टनर मिल गया है। मैं बिहान के साथ इस शो में भाग लूंगी और हम जरूर जीतेंगे। रचना खुश होते हुए, क्या सच में? नियति, हाँ यार, बस एक मौका मिल जाए बिहान से इस बारे में बात करने का। रचना, वो सब मैं देख लूंगी, थैंक यू सो मच यार। नियति, चुप कर पागल। रचना और नियति बिहान के इस बारे में कैसे बात की जाए ये सोचने लगते हैं। रचना नियति से पूछती है कि क्या समर को अभी इस बारे में बताना चाहिए, तो नियति उसे मना कर देती है। नियति चाहती है कि वो खुद बिहान को यह सब बताए। रचना नियति के साथ मिल करके एक खूबसूरत सा सरप्राइज अरेंज करती है, जिससे कि नियति बिहान से अपने दिल की बात भी कह सके और उसे कंपटीशन वाली बात भी बता सके। नियति ने सब कुछ प्लान के मुताबिक काम कर दिया। आखिर दो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो थी उस पर, एक जिम्मेदारी समर की तरफ से और दूसरी रचना की तरफ से। पर नियति और बिहान के लिए अभी एक और सरप्राइज था जिसके बारे में किसी को भी नहीं। समर सुबह जल्दी उठ गया। उसने रचना के लिए कॉफी बनाई और उसे ट्रे में रख करके कमरे में लाया। कॉफी की ट्रे को उसने बिस्तर के साइड में रखा और फिर रचना को जगाया। समर रचना के चेहरे पर आने वाले बालों को हटाते हुए, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। रचना मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग समर। समर गुलाब का एक खूबसूरत सा फूल उसे देते हुए, हैप्पी बर्थडे माई लव। रचना फूल लेकर के समर के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच। समर नाराज होते हुए, बस इतना ही? रचना, आई लव यू समर। समर, आई लव यू टू, पर मुझे रिटर्न में किस चाहिए। रचना शर्माते हुए, समर। समर, क्या समर? रचना, कुछ नहीं। समर और मेरी किस। रचना मुस्कुराते हुए समर के गाल पर किस कर देती है। समर ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और एक किस उसके माथे पर और दूसरा उसके ओंठ पर कर दिया। फिर रचना को कॉफी का कप थमा करके अलमारी में से कपड़े पसंद करने लग गया। रचना समर की तरफ बढ़ते हुए, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। समर, हाँ जानता हूँ। रचना, अच्छा जी, ठीक है, तो अब से तुम ही रोज कॉफी बनाया करना। समर, हाँ हाँ क्यों नहीं। समर ने रचना को अपनी पसंदीदा पीले रंग की साड़ी पकड़ा दी जिस पर मोर पंख बने हुए थे। यह समर का पहला तोहफा था रचना के लिए। रचना ने समर को उसके कपड़े पकड़ा दिए और उसे तैयार होने को कह करके किचन में चली। रचना ने एक कप कॉफी बनाई और नियति के कमरे में आ गई। नियति तैयार हो रही थी। रचना
कब उसके पास आकर के खड़ी हुई उसे पता ही नहीं चला। रचना उसे मुस्कुरा करके देखती रही। तभी अचानक नियति का ध्यान टूटा और उसने रचना को देखा। नियति, तू यहाँ कब आई? रचना, बस अभी अभी। क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है। बिहान से मिलने को इतनी बेताब है क्या? नियति, तू भी ना, रचना के गले लगते हुए। चल छोड़, हैप्पी बर्थडे डियर। रचना, थैंक यू सो मच। नियति एक बॉक्स उसे थमाते हुए, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। रचना, अरे वाह, क्या है इसमें? नियति, खोल करके देख ले। रचना ने बॉक्स खोला। एक खूबसूरत सा सिल्वर ब्रेसलेट था उसमें। रचना, सच में यार, बहुत सुंदर है ये। नियति, हाँ हाँ, जा जल्दी तैयार हो तू भी अब। रचना, ठीक है। रचना भी तैयार हो गई। समर तो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी डोरबेल बजी। सामने बिहान और रोशनी थे। उन्होंने रचना को विश किया और उसका गिफ्ट थमाया। बिहान की आवाज सुन करके नियति दौड़ करके ड्राइंग रूम में आ गई। बिहान तो जैसे उसे देखता ही रह गया। ब्लैक और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के गाउन में वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही थी। बिहान ने जैसे तैसे खुद को संभाला। नियति शर्माते हुए, हेलो। बिहान की आवाज तो जैसे उसके हलक में ही अटक गई। उसने रोशनी की तरफ देखा और नियति की ओर से अपना ध्यान हटाया। बिहान, हेलो नियति, रोशनी के कंधे पर हाथ रखते हुए, ये मेरी छोटी बहन रोशनी है। नियति हाथ मिलाते हुए, हाय रोशनी। रोशनी नियति से बात करने लगी और बिहान समर के पास चला गया। तभी डोरबेल दोबारा बजी। रचना ने दरवाजा खोला और सामने खड़े हुए शख्स एकदम से चिल्ला करके विश करने पर चौंक गई। आवाज सुन करके सभी का ध्यान दरवाजे की ओर गया। नियति खुशी से, आ गया तू? नील, हाँ दी, आ गया आपका भाई। दोनों गले मिले। रोशनी ने जब आवाज सुनी तो वो पलटी और देखती रह गई। ऐसा ही कुछ नील के साथ हुआ। जैसे ही उसकी नजर रोशनी पर पड़ी, वो तो जैसे बुत बन गया। इसी हड़बड़ी में दोनों एक साथ बोल पड़े, नील और रोशनी, तुम यहाँ? नियति, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? रोशनी बिहान की तरफ देखते हुए, भैया ये नील है। बिहान, ये है वो जिससे तुम मुझे मिलवाना चाहती थी। रोशनी, हाँ भैया। नियति, क्या हो रहा है? नील, दी, मैं और रोशनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आज आपको यही बताने यहाँ आया था। रचना, कोई बात नहीं, अब तो सब मिल गए हैं ना। समर, अब चलें? रचना, कहाँ? समर, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने। सब कार में आकर के बैठ गए। समर ने कार ड्राइव की और कुछ ही पलों में वो लोग होटल के पास आकर के रुके। समर ने रचना और बाकी सब लोगों को अंदर भेज दिया और बिहान को अपने साथ रोक लिया। कार पार्क करके समर ने बिहान को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने कॉलेज में बिहान की मदद क्यों नहीं की थी। समर रो पड़ा था। कहते कहते बिहान उसके गले लग गया और उसे चुप कराया और बीती बातें भुला देने को कहा और उसे माफ भी कर दिया। दोनों होटल में आ गए। वहां पर खूबसूरत सा डेकोरेशन देख करके सभी दंग रह गए। पूरा हाल गुलाबों के फूलों से सजा हुआ था। रचना तो खुशी से झूम उठी थी। इतने में वेटर केक ले आया। रचना वैसे ही डेकोरेशन से एक्साइटेड थी। अब केक देख करके शॉक्ड हो गई। उसका पसंदीदा डार्क चॉकलेट केक था। उसने केक काट करके सबको खिलाया, फिर गाने चला करके रचना के साथ डांस करने लगा। नियति कुछ देर वहीं रही, फिर बाहर चली गई। उसे यूं जाते देख करके बिहान उसके पीछे चल दिया। बिहान, क्या हुआ? आप बाहर क्यों आ गई? नियति, बस ऐसे ही। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जल्दबाजी में मेरा तो दिल आ गया आप पर। नियति ने चौंक करके बिहान को देखा। अब बिहान को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। बिहान, वो मेरा मतलब था। नियति नकली गुस्सा दिखाते हुए, रहने दीजिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ्लर्ट करने की? बिहान, नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं सच में आपको पसंद करने लगा हूँ। नियति, मैं भी।
बिहान नियति की बात सुन करके कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। नियति ने उसका हाथ में एक लिफाफा थमाया। नियति, साथ दोगे मेरा? बिहान ने लिफाफे को खोला, उसमें कंपटीशन के 2 फार्म थे। उसने नियति के साथ अपने साथ लिए और भारी आंखों से हाँ में सिर हिलाया। उसी वक्त सभी वहां आ गए। रचना ने समर को टिकट दिया। समर, ट्रिप टू थाईलैंड कौन जा रहा है? रचना, हम दोनों। नियति और बिहान की तरफ से तोहफा। समर, फाइनली सब ठीक हो गया। समर और रचना में एक बार फिर पहले जैसा प्यार था। नील और रोशनी दोनों के परिवार में उनकी बात हो गई। साथ ही साथ बिहान और नियति भी अपना इश्क जाहिर कर दिए। आखिरकार किसी का मिलन अधूरा नहीं रहा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।